नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पंकज। मणिपुर जल रहा है, जलता ही जा रहा है, 3 महीनों से जल रहा है। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले आपको ले चलते हैं 9.5 साल पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने संबोधित की थी, अपना कार्यकाल समाप्त होने के थोड़ा पहले। और उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो ये विनाशकारी साबित होंगे। Without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. डिजास्टर होंगे। उस समय मनमोहन सिंह जी की बात को लोगों ने बहुत कान नहीं दिया, सोचा कि सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के प्रति वे ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन आज जब हम खड़े हैं 2023 की जुलाई में, तो हम कह सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी भविष्यवक्ता थे। हालांकि वो भविष्यवक्ता इसलिए नहीं थे कि उन्होंने कोई भविष्यवाणी करने की विद्या सीखी थी, बल्कि वो जानते थे कि नरेंद्र मोदी जिस विचारधारा की उपज हैं, जिस राजनीति की उपज हैं, अगर उसे देश में पूरा बहुमत मिला तो वो इस देश को जलाकर मानेंगे, इस देश की अर्थव्यवस्था को नेस्तनाबूद कर देंगे। और आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से देश बदहाल है। ये राजनीति ही है आरएसएस और बीजेपी की। वहां पर मणिपुर में आग इस तरह लगी है कि महिलाओं को नग्न करके उनकी परेड कराई जा रही है। यह खबर आप तक पहुंच गई है, लेकिन आपको यह जानकर और अफसोस होगा कि उसमें एक महिला का पति भारत की सेना का सदस्य रह चुका है। वो पूर्व सैनिक जिसने श्रीलंका में आईपीकेएफ के तहत लड़ाई लड़ी, जिसने करगिल में लड़ाई लड़ी दुश्मनों के खिलाफ भारत को बचाने के लिए, आज वो दर्द से चीख रहा है और कह रहा है कि मैंने देश को बचाया लेकिन अपनी पत्नी को मैं नहीं बचा पाया। और अब एक और खबर आ गई है कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनकी 80 वर्षीय पत्नी जीवित थी, उन्हें जिंदा जला दिया गया मणिपुर में। ये आलम है कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जिस तरीके का युद्ध छिड़ा हुआ है, और ये गृह युद्ध ही है। किसी देश के प्रधानमंत्री की इस बात से भी आप उनको नंबर दे सकते हैं, उनका आकलन कर सकते हैं कि उनके राज्य में, उनके समय में देश में कितनी शांति थी। तो आज देश में अगर गृह युद्ध है तो याद कीजिए मनमोहन सिंह जी की भविष्यवाणी कि मोदी देश के लिए विनाशकारी साबित होंगे। आज जो मणिपुर में हो रहा है उसके पीछे और कोई नहीं, नरेंद्र मोदी है। और यह आरोप सिर्फ विपक्ष का नहीं है, आप मणिपुर के बच्चों से यह सुन लीजिए। वे खुद कह रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे युद्ध जैसे हालात के लिए असली जिम्मेदार हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट मोदी जी के राज में मणिपुर में ऐसा हुआ, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अगर इस दुर्घटना के शुरुआत पे अगर हमारी आवाजों को सुनी होती, अगर उन्होंने हमारे सीएम के साथ बात की होती और इस दुर्घटना के अंत करने के लिए अगर एक बात भी बोला होता तो आज ये दुर्घटना यहाँ तक नहीं पहुँचती। उनका जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इम्फाल पे पढ़ाई चल रही है, स्कूलें चल रहे हैं, लेकिन ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ कह रहे हैं। हमारी बेटियां और इस देश की बेटियों के साथ में बलात्कार और हादसा हो रहा है। मणिपुर इम्फाल पे पढ़ते हैं आधा से आधा लोग, लेकिन आपको इतना बता दूं कि वहाँ के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। आगे पीछे जो कम्युनिटी के जितने भी बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो बाहर देश पे आके यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। सुना आपने, ये मणिपुर की एक बेटी का दर्द है जो कह रही है कि प्रधानमंत्री कहाँ है, और वो देख रही है कि प्रधानमंत्री की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसने मणिपुर के आदिवासी समुदायों के बीच किस तरीके से नफरत का, धर्म आधारित नफरत का जहर बोया है। ये वैसा ही है जैसे कभी गुजरात में हुआ था। गुजरात में बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति जहर भरा गया और उसका नतीजा
हमने देखा कि कितनी हिंसा हुई, लोग मारे गए, महिलाओं का बलात्कार हुआ और आज वही सब कुछ मणिपुर में हो रहा है। तो मनमोहन सिंह जब डिजास्टर की बात करते हैं, मोदी के विनाशकारी होने की बात करते हैं, तो वो गलत नहीं कहते। और आज सभी पैरामीटर्स पर भारत का यही हाल है। आपको पता है कि भारत लोकतंत्र के जो पायदान है उसमें 108वें नंबर पर है। यानी भारत के बारे में यह कहा जाता है कि वो लोकतंत्र की जननी है, लेकिन माननीय मोदी जी के शासन में भारत की जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है दुनिया भर की, उसमें जो रैंक है वो 108वीं है। और ये सिर्फ दुनिया की एजेंसीज नहीं कह रही हैं। आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट के चार जज बाहर आए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने कहा था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। और वो आज इसलिए बोल रहे हैं कि 20 साल बाद उन्हें अपने बच्चों को ये जवाब न देना पड़े कि वे उस समय चुप क्यों थे जब भारत के लोकतंत्र पर हमला हो रहा। आप जानते हैं भारत को एक ऐसा समावेशी गणतंत्र, धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र बनाया था हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने, जहां सब कोई मिलजुल कर रहेगा। दुनिया के लिए एक आश्चर्य था कि इतने विविधतापूर्ण देश में आखिर ये एकता संभव कैसे हो पा रही है। लेकिन हुई भारतीय जनता पार्टी के उत्थान के पहले ये इस देश की एक हकीकत थी। आज स्थिति यह है कि जेनोसाइड वॉच जो नरसंहारों पर नजर रखता है, उसका कहना है कि भारत नरसंहार के कगार पर है। यानी रवांडा जैसी स्थिति, दक्षिण अफ्रीका का देश रवांडा, जहां ऐसे ही लोगों ने एक दूसरे को मारा था, ऐसे तमाम उन देशों में जिन्हें हम फेल्ड स्टेट कहते हैं, भारत वहां पहुंच गया है। महंगाई के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। बेरोजगारी आलम यह हो गया है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जो संस्था है, इस देश के पूंजीपतियों की संस्था है, वो कह रही है कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है, यानी श्रमिकों की भागीदारी की दर, वो पहली बार 40% से नीचे चली गई है, 39.5 पर आ गई है। जून 2023 की ये रिपोर्ट है। जबकि विकास के लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जो गतिविधियां हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं, उनमें भागीदारी हो, यानी उनको रोजगार मिले। चीन में जो हमारा प्रतिद्वंदी है, वहां पर 67% ये लेबर पार्टिसिपेशन रेट यानी LPR माना जाता है। और इस सब पर जो नजर रखनी थी मीडिया को, उसका आलम यह है कि दुनिया में उसकी रैंकिंग 161वीं हो गई है। उसका एक ही काम रह गया है मोदी जी के दौर में कि वो किस तरीके से हिंदू मुसलमान या और किसी भी मसले पर ईसाई और हिंदू आपस में झगड़े फैलाए रात दिन, और वो व्हाट्सएप के जरिए आप तक ये खबरें पहुंचती रहे। हालत तो ये है कि जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न घुमाया गया, उनकी परेड कराई गई, तो इस देश की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी ANI, जो प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी दुलरुआ है, उसने ये खबर दी। उसकी मालकिन स्मिता प्रकाश जी ने ट्वीट किया, जिसमें बताया कि एक जो अपराधी है, जो दोषी है, वो मुसलमान था, उसे पकड़ लिया गया है। यह खबर पूरी तरह गलत थी। कई घंटे बाद उन्होंने ये ट्वीट अपना डिलीट कर दिया, हटा दिया, लेकिन तब तक तो लोगों के पास पहुंच गया और ये खंडन नहीं पहुंचा। IT सेल जो बीजेपी का है, वो यही करने पर जुटा रहता है। और ये पहली बार नहीं है। आपको पता होगा कि जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, तो तुरंत ये अफवाह फैलाई गई कि एक मुसलमान ने महात्मा गांधी को मार दिया है। सरदार पटेल को सामने आना पड़ा और कहना पड़ा कि मौकाए वारदात पर नाथूराम गोडसे, जो RSS का प्रचारक रह चुका है, वो गिरफ्तार किया गया है, इसे किसी मुसलमान ने नहीं मारा। लेकिन कोशिश ये होती है बताने की कि अगर कोई घटना हुई है तो उसके पीछे कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। अपराधी तो कोई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, लेकिन ये बताने का मकसद कुछ और है। हिंदुओं के मन में, बहुसंख्यक हिंदुओं के मन में जहर भरना। और यही मणिपुर में किया गया, जिसका आज हम सब नतीजा भुगत रहे हैं। और मणिपुर में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ। लगातार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर पूर्व में जो सांप्रदायिक विद्वेष की राजनीति थी, उसको बढ़ाने की कोशिशों का यह नतीजा है। लगभग 17 महीने पहले राहुल गांधी ने, जो पिछले दिनों गए मणिपुर, प्रधानमंत्री नहीं गए पर राहुल गांधी गए,
उन्होंने संसद में खड़े होकर ये कहा था कि आप मणिपुर की स्थिति बिगाड़ने में जुटे हुए हैं, पूरे उत्तर पूर्व की। सुन लीजिए, उन्होंने संसद में ये बात कही थी। I understand this. You might not appreciate it, but my great-grandfather spent 15 years in jail building this thing. My grandmother was shot 32 times and my father was blown into bits. So I understand a little bit about what this country is. My blood has been sacrificed not by me, by my great-grandfather, by my grandmother, by my father for this country. So I understand what it is. And you are fiddling with something very, very dangerous. And I am advising you, stop. Because if you do not stop, you will create a problem. You have already started creating the problem. The problem has already started in the northeast. यानी राहुल गांधी ने वैसे ही बताया था जैसे कोरोना के लिए बताया था समय के पहले कि संभल जाइए, सरकार नहीं संभली। नोटबंदी में भी आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि 2% आपकी अर्थव्यवस्था गिरेगी, और मनमोहन सिंह ने तो यह भी कहा था कि जो नोटबंदी है वो दरअसल एक संगठित लूट है, एक कानूनी डाका है, जो इस सरकार ने बिना सोचे समझे इस देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया। उसका हम सब ने नतीजा भुगता है, क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हैं, एंटायर पॉलिटिक्स, एंटायर इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह, लेकिन अर्थशास्त्र की बुनियादी समझ उनके पास नहीं है। और ये बात कि प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरह से फेल हो चुके हैं भारत को एकजुट रखने में, इसको तरक्की के रास्ते पर ले जाने में, ये सिर्फ विपक्ष नहीं कह रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आवाजें आ रही हैं। आप जानते होंगे सत्यपाल मलिक को, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, जिन्होंने कृषि कानून के मुद्दे पर सरकार का विरोध किया था, वो आज राज्यपाल नहीं है, उनको कोई सुरक्षा भी नहीं दी जा रही है, उनके पास कोई बंगला भी नहीं है, पूरी तरीके से खतरे में उन्हें डाला गया है। पर वो कह रहे हैं कि अगर 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी, तो उनके लिए यानी देश के लिए ये बेहद बुरी खबर होगी। उधर भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद जो अपने विवादास्पद वक्तव्यों के लिए बड़े मशहूर हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने कहा कि मोदी चीन के मसले पर फेल हो चुके हैं। हजारों किलोमीटर हमारी जमीन चीन ने कब्जा कर लिया है, लेकिन मोदी के मुंह से चीन एक शब्द भी नहीं निकलता है। अर्थव्यवस्था में वो फेल हो गए, हर तरीके से फेल हो गए हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि वो कभी नहीं चाहेंगे कि 2024 में फिर से मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। You want Narendra Modi in 2024 as your prime minister? I don't want him. He's a failure. He's a failure on China. He's a failure on the economy. He's failure in his behavior abroad with white foreign leaders. So I am totally against it. जब आरएसएस के पूर्व प्रचारक नाथूराम गोडसे ने, सावरकर के शिष्य नाथूराम गोडसे ने जब महात्मा गांधी की हत्या की थी, उस समय रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने हमें चिताया था। 1953 में उन्होंने एक बड़ी मशहूर कविता है उनकी, परशुराम की प्रतीक्षा, लिखी, जिसमें उन्होंने कहा, समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पी रुधिर जवाहर पर फुफकार रहे हैं, समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है, समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वो काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहर लाल, तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना, बलि देकर भी बलि स्नेह का यह मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो तटस्थता छोड़िए, इंडिया के साथ खड़े होइए,
भारत के साथ खड़े होइए और बताइए कि विभाजनकारी और विनाशकारी विचारधारा और नेता की इस देश को कोई जरूरत नहीं है। 2024 आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि आप तय करें कि आपके बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा है डॉक्टर पंकज स्पीक्स को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। नमस्कार।